नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वर्तमान में हम सामाजिक आंदोलन के विभिन्न पक्षों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम सामाजिक आंदोलन के प्रकार या सामाजिक आंदोलन का महत्व इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के वीडियो के साथ प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो भी YouTube चैनल पर देखने में आते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सामाजिक आंदोलन के प्रकार क्या हैं, अथवा यह कि सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक आंदोलन की क्या भूमिका होती है। यह सच है कि अधिकांश सामाजिक आंदोलनों में विरोध और संघर्ष के तत्वों का समावेश होता है, लेकिन इसके बाद भी समाज के किसी पक्ष, सामाजिक संस्थाओं, परंपरागत संरचना और व्यवहार के ढंगों में परिवर्तन लाने में सामाजिक आंदोलनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समय के साथ अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए आ रहे सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन से अनुकूलन करने के लिए, उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल बनाने के लिए सामाजिक परिवर्तन आवश्यक भी होते हैं। डॉक्टर राव ने सामाजिक आंदोलनों के प्रकार के संबंध में दो मुख्य प्रक्रियाओं, सामाजिक सुधार और सामाजिक रूपांतरण का उल्लेख किया है। वह सामाजिक आंदोलन के प्रकारों को इन दो प्रमुख रूपों में देखते हैं, एक सामाजिक सुधार और दूसरा सामाजिक रूपांतरण। सामाजिक आंदोलनों के प्रमुख प्रकार हैं सामाजिक सुधार, संस्कृति की पुनर्स्थापना, समताकारी समतावादी समाज की स्थापना, व्यवस्था की स्थापना, परंपरागत मनोवृत्तियों में परिवर्तन, नवीन नेतृत्व का विकास, दुर्बल वर्ग की शक्तियों में वृद्धि, क्षेत्रीय असमानताओं में कमी और सांस्कृतिक समन्वय की स्थापना। सामाजिक सुधार के अंतर्गत सामाजिक आंदोलनों का एक मुख्य प्रकार है सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध करके सामाजिक सुधार की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना, जिसके परिणाम स्वरूप इन कुरीतियों को दूर कर समाज को पुनः वास्तविक स्वरूप में, सकारात्मक स्वरूप में, संगठनात्मक स्वरूप में लाया जा सके। भारत में समय समय पर होने वाले सामाजिक आंदोलनों के कारण ही सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह को समाप्त किया जा सका, और जब समाज के में इनके पक्ष में जन जागरण हो गया, तब विवाह इस प्रकार की प्रथाओं को, सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, बहुपत्नी विवाह हो, इनको कानून के द्वारा समाप्त घोषित कर दिया गया, इन्हें अपराध घोषित कर दिया गया। विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह संभव हुआ, दहेज प्रथा को रोकना भी संभव हुआ, संपत्ति और विवाह के क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हुए। यह सब सामाजिक आंदोलनों का, सामाजिक सुधार आंदोलनों का ही परिणाम रहा। स्त्री शिक्षा में होने वाली वृद्धि, छुआछूत या अस्पृश्यता की समाप्ति, पर्दा प्रथा का विरोध, सब ये सामाजिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही संभव हुए। धार्मिक रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और पाखंडों को दूर करने में भी सामाजिक आंदोलनों का सराहनीय योगदान रहा, और जब हमने इस संबंध में व्यवस्था कर ली, तब हमने कानून के द्वारा भी जन जागरण के पश्चात इन्हें अपराध घोषित किया, इन्हें रोकने का प्रयास किया। संस्कृति की पुनर्स्थापना सामाजिक आंदोलनों का एक मुख्य प्रकार है। समाज में संस्कृति की जो मौलिक विशेषताएं हैं, जो खो गई हैं, उनको पुनर्स्थापित करके सामाजिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करना, समाज और समुदाय की व्यवस्था को बनाए रखना, उसकी पहचान को बनाए रखना होता है। अनेक जनजातियों पर बाहरी संस्कृतियों का प्रभाव बढ़ने से जब उनकी मौलिक सांस्कृतिक विशेषताएं नष्ट होने लगी, तो सामाजिक आंदोलन के द्वारा ही अनेक जनजातियों ने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को पुनर्संगठित करने में सफलता प्राप्त की है। एक आंदोलन के रूप में आर्य समाज का उद्देश्य भी मध्यकाल में पैदा होने वाली धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करके भारतीय संस्कृति को पुनः वैदिक संस्कृति की विशेषताओं की ओर ले जाना था। समताकारी समाज की स्थापना, समताकारी व्यवस्था की स्थापना भी सामाजिक आंदोलन का एक प्रमुख प्रकार है। डॉक्टर राव का कथन है कि
सामाजिक आंदोलन का मुख्य प्रकार्य समाज में इस रूप में परिवर्तन लाना है जिससे एक समताकारी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को प्रोत्साहन मिल सके। इसी दिशा को हम सामाजिक रूपांतरण कहते हैं। इसी दशा को राव जी सामाजिक रूपांतरण कहते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों द्वारा जो आंदोलन किए गए उनके परिणाम स्वरूप पिछड़े वर्गों और निम्न जातियों को धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अधिकार मिले। उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ और इस सब के परिणाम स्वरूप उनको व्यापक सुविधाएं भी प्राप्त हुई। इन्हीं आंदोलन के प्रभाव से हमारे समाज में शक्ति का एक नया संतुलन स्थापित हुआ। केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन के फलस्वरूप पिछड़ी जातियों के लोगों को भी धर्मगुरुओं के रूप में मान्यता मिलने लगी। सामाजिक आंदोलनों का यह कार्य किसी भी दूसरे साधन से संभव नहीं था कि समाज में एक रूपांतकारी व्यवस्था स्थापित हुई। एक इस प्रकार की व्यवस्था हुई जो समतामूलक है, जिसमें लगभग सभी को समान प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, बगैर किसी लिंग भेद के और बगैर किसी सामाजिक स्तर भेद के। परंपरागत मनोवृत्तियों में परिवर्तन, यह भी सामाजिक आंदोलन का एक प्रकार है। समाज में लोगों की परंपरागत मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाना सामाजिक आंदोलन का विभिन्न उद्देश्य है। भारत में विभिन्न आंदोलनों के कारण उसके फलस्वरूप जाति, धर्म तथा सामाजिक मूल्यों में और हमारी इससे संबंधित मनोवृत्तियों में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं। इनके प्रभाव से उच्च और निम्न जातियों के बीच खान पान के संबंध, व्यवसाय स्थापित हुए, सामाजिक संपर्क में वृद्धि हुई और समाज में सामाजिक विभेद बहुत तेजी से कमजोर पड़े। गांवों में भी लोगों में जो उनकी मनोवृत्तियां इस संबंध में थी, अस्पृश्यता के संबंध में, ऊंच नीच के संबंध में, खान पान के संबंध में, उसमें तेजी से कमी आ रही है और यह एक धर्मनिरपेक्ष और समताकारी व्यवस्था के अनुकूल है। सामाजिक आंदोलन व्यवहार के नए ढंगों को प्रोत्साहन देकर व्यक्तियों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और यह परिवर्तन समाज में एक नवीन प्रकार की सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में अपनी सफलता प्राप्त करते हैं। सामाजिक आंदोलन के कारण समाज में नवीन नेतृत्व का विकास होता है। सामाजिक आंदोलन जो नेतृत्व की प्रकृति है उसमें परिवर्तन लाकर सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में कुछ समय पहले तक पिछड़ी जातियों का इस कारण सबसे अधिक शोषण हुआ क्योंकि उनमें संगठन और नेतृत्व का अभाव था। महात्मा गांधी ने छुआछूत के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया उसके फलस्वरूप निम्न जातियों में एक नवीन प्रकार की चेतना का विकास हुआ और इसी चेतना के परिणाम स्वरूप निम्न और पिछड़े वर्ग के लोगों के मध्य एक स्वस्थ प्रकार के नेतृत्व का विकास हुआ और इससे उनकी स्थिति में तेजी से सुधार होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप सदियों से शोषित जो जनजातीय समुदाय थे उसमें भी विभिन्न आंदोलनों के परिणाम स्वरूप नेतृत्व के नए प्रतिमान विकसित हुए और उस नए नेतृत्व ने उन समूहों की सामाजिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को बदलने के लिए प्रयास किए। यह नेतृत्व जन्म, वंश, जाति, लिंग पर आधारित ना होकर व्यक्ति की अपनी योग्यता, कुशलता, क्षमता पर आधारित होता है। दुर्बल वर्ग की शक्ति में वृद्धि भी सामाजिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप होती है। सामाजिक आंदोलनों का एक प्रमुख प्रकार यह भी है कि वह दुर्बल और शोषित वर्ग की शक्ति में वृद्धि करते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंदोलनों में सहभाग का सबसे अधिक लाभ उनको होता है जिनकी समस्याएं सबसे अधिक गंभीर प्रकृति की होती हैं। परंपरागत रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा स्त्रियों की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कोई संसाधन नहीं थे, प्रयास नहीं थे। उनको कोई इन समूहों को कोई विशेष प्रकार के व्यवहारिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के परिणाम स्वरूप जब इन वर्गों को अधिकार मिलना प्रारंभ हुए तो इनकी शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई कि आज प्रत्येक राजनीतिक दल इनका अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध होता जा रहा है। कृषक आंदोलन ने सदियों से शोषित किसानों की
शक्ति को बढ़ाकर सामाजिक और आर्थिक दशा सुधारने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इन सबके परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और कृषकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। क्षेत्रीय असमानताओं में कमी करने में भी सामाजिक आंदोलन की भूमिका होती है। बड़े आकार वाले बहुजन समाजों में सामाजिक आंदोलन का एक प्रमुख कार्य क्षेत्रीय असमानताओं को इस प्रकार कम करना होता है कि राष्ट्रीय संसाधनों का एक न्यायपूर्ण ढंग से वितरण हो सके। यह तथ्य पूर्वोत्तर भारत में होने वाले उन आंदोलनों से बहुत अधिक स्पष्ट हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के लोगों को, उस क्षेत्र के राज्यों को अधिक आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हो सकी हैं। वास्तव में एक समाज अथवा देश के सभी हिस्सों में आर्थिक और भौगोलिक दशाएं समान नहीं होती। इस स्थिति में जो क्षेत्र अनिवार्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, वहां इस तरह के आंदोलन होने लगते हैं। वह सरकार से असंतुष्ट होते हैं और वह उस असंतुष्टि के कारण आंदोलनों के माध्यम से अपने लिए अधिक आर्थिक साधनों को बढ़ाने के लिए मांग करते हैं। और इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप सरकार भी उनकी दशा पर विचार करने के लिए बाध्य हो जाती है और यह आंदोलन फिर उनके क्षेत्र में विशेष प्रकार के संसाधनों को जुटाने में सफल हो जाते हैं और यह अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सामाजिक दशा में भी परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सांस्कृतिक समन्वय भी सांस्कृतिक आंदोलन का एक प्रकार है। सामाजिक आंदोलन सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देकर समाज में उपयोगी परिवर्तन लाते हैं। यह सच है कि प्रत्येक आंदोलन के आरंभिक स्तर पर इसमें विरोध और संघर्ष के तत्वों का समावेश होता है, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन का प्रभाव ऐसे विचार और मूल्यों के रूप में विकसित होने लगता है जो सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ाते हैं। भारत में निम्न जातियों, पिछड़े वर्गों, जनजातियों और स्त्रियों द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, उनके फलस्वरूप विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं और आर्थिक स्थितियों से संबंधित समूह एक दूसरे के निकट संपर्क में आए और एक समन्वयवादी सांस्कृतिक व्यवस्था को विकसित करने में हम सफल हुए हैं। वास्तविकता यह है कि सामाजिक आंदोलनों की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका ही इसके सकारात्मक प्रकारों को स्पष्ट करती है। सामाजिक आंदोलन प्रत्येक समाज में बढ़ती हुई जन चेतना के प्रतीक है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक आंदोलनों को एक विघटनकारी प्रक्रिया ना मानकर सामाजिक चेतना तथा सामाजिक परिवर्तन के एक प्रमुख आधार के रूप में देखना आवश्यक है। और हम यदि भारतवर्ष के संदर्भ में देखें तो हम पाते हैं कि भारतवर्ष में होने वाले सामाजिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप निम्न, शोषित वर्ग और स्त्रियों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। वह सामाजिक व्यवस्थाएं जो समाज के लिए वर्तमान समय में अहितकारी थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, स्त्रियों की शिक्षा पर रोक, स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा आदि प्रकार की प्रथाएं भी इन सामाजिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही रुक सकी हैं। सामाजिक आंदोलन समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने में सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं। मेरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का पुनः अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।